पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आगत वाला, टेक्नोलॉजी और टैक्स, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टैक्स है और तकनीक। टैक्स और तकनीक फिर भी आ सकते हैं, ये आ जाता है कई बारी, तो इसको ज़रा समझ लीजिए। कह रहा है कि भाई जैसा कि हम जानते हैं कि कर जो है वो सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत है। सरकार को जो मेजर इनकम होती है वो टैक्स से ही होती है। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जो भी टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है, चाहे वो कोई भी हो, उपभोक्ता हो, उत्पादक हो, जिसका टैक्स बन रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस अध्याय में उन सभी करों का वर्णन किया जाएगा जो सरकार के द्वारा एक फर्म पे और एक उद्योग पे जो है लगाए जाते हैं। उत्पादकों पे जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं, कह रहा है जी हम उन सब टैक्सों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली 3 तरीके के टैक्स लगते हैं। पहला होता है प्रति इकाई कर, दूसरा होता है एकमुश्त कर, और तीसरा जो होता है वो होता है लाभ कर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पहले वाला, प्रति इकाई कर। ये क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम बनेगा, इसके बारे में हम ज़रा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्म पे जब टैक्स लगेगा तो क्या होगा, उद्योग पे जो टैक्स लगेगा तो क्या होगा, ये आपको ज़रा यहाँ पे समझना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रति इकाई कर होता क्या है। प्रति इकाई का मतलब पर यूनिट टैक्स, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पर यूनिट टैक्स। ये वह कर है जो फर्म के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई के आधार पर लगाया जाता है। प्रति इकाई का मतलब एक यूनिट, पर यूनिट के अकॉर्डिंगली जो टैक्स लगाया जाता है उसको पर यूनिट टैक्स के नाम से जाना जाता है। प्रति इकाई कर लगाए जाने से फर्म की सीमांत लागत वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है। प्रति इकाई कर के प्रभाव का अध्ययन निम्न तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे आप नीचे जो 2 डायग्राम देखेंगे बेटा, ये इनने इंडस्ट्री वगैरह के अकॉर्डिंगली बना रखे हैं, लेकिन मैं इसमें आपको एक डायग्राम और बता रहा हूँ, वो भी आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं। जो इसने यहाँ पे बात करी है वो डायग्राम इनने यहाँ पे नहीं बना रखा है। मैं आपको अभी डायग्राम जो समझा रहा हूँ ये डायग्राम है फर्म का, कि जब फर्म के ऊपर जो है टैक्स लगता है तो क्या होता है। देखिए ये वाला डायग्राम भी आप इसके अंदर बना के आ सकते हैं। ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अभी हम समझ रहे हैं कि फर्म के ऊपर जब टैक्स लगता है तो क्या होता है। तो ये जो है फर्म का MR कर्व है और AR कर्व है, ठीक है, x अक्ष के समांतर होता है। और मान लीजिए ये जो है फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। तो अभी मार्जिनल कॉस्ट जो है वह MR कर्व को कहाँ पे वो कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो इस बिंदु पे, ई बिंदु पे, यहाँ पे जो है संतुलन क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे जो है संतुलन क्रिएट हो रहा है। तो बेटा ये प्राइस आ गए और ये क्वांटिटी आ गई इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशनें पूरी हो रही है। MR और MC यहाँ पे बराबर भी है और MR और MC यहाँ पे बराबर भी है और MC MR के ऊपर जा रहा है। तो ये प्राइस आ गई, ये क्वांटिटी आ गई। अब मान लीजिए यहीं पे मैं एक और कर्व को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इतनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी फर्म की, मान लीजिए। अब ज़रा ध्यान से समझना है, जब एक फर्म पे टैक्स लगाया जाता है, फर्म पे बेटा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये दोनों बढ़ जाते हैं। उसने क्या बोला कि जब प्रति इकाई कर लगता है तो उससे फर्म की सीमांत लागत वक्र जो है वो ऊपर की ओर खिसक जाता है, मतलब बढ़ जाती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल दोनों बढ़ जाएंगी और दोनों कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये अभी जो हमने डायग्राम बनाया है यहाँ अभी ये बिना टैक्स का डायग्राम है। अब सरकार ने टैक्स लगा दिया, अभी बिना टैक्स के क्या प्राइस आ रहे हैं, ये क्वांटिटी कितनी आ रही है, ये बिना टैक्स के है। अब सरकार ने टैक्स लगा दिया
तो टैक्स लगने से मैंने बोला दोनों लागतें बढ़ेंगी और दोनों लागत वक्र ऊपर की ओर दोनों लागत वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएंगे। तो कैसे खिसकाना है इनको ऊपर की ओर, ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ये ऊपर की ओर इस तरीके से खिसकता है, इस तरीके से MC कर्व ऐसे खिसक जाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो अब ये कहाँ पे आ रहा है, MC कर्व MR कर्व को कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पर E1 पे, ये आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये क्या हुआ बेटा, प्राइस तो वो ही रहे लेकिन क्वांटिटी क्या हुआ, क्वांटिटी जो है वो आपकी कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई, सबसे पहली बात तो। और दूसरा आपको क्या करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये जो मैंने MC बनाया है ये वाला, ये क्या है, ये विद टैक्स है, विद टैक्स, ठीक है। टैक्स लगने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ती है, कल ही समझाया मैंने आपको। तो कॉस्ट बढ़ गई तो ये इधर आ गया। और इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी बना देते हैं, ये आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1। ये भी क्या हुआ, ये भी आपका ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट हो गया। इस तरीके से आप इसको बना देंगे। ये कौन सी है, विद टैक्स, T लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, T का मतलब टैक्स, यहाँ पे भी चाहो तो T लिख दीजिए, MCT, T का मतलब टैक्स। तो इससे क्या हुआ, आपको ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। जब एक फर्म पे टैक्स लगाया जाता है तो उससे बेटा क्या क्या इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, 4 इफ़ेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आपको ये ध्यान रखना है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, वो मैंने आपको बताया। पहला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो भी बढ़ेगी। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि प्राइस जो हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, प्राइस स्थिर रहते हैं। पहले भी OP प्राइस थे और अब भी OP ही प्राइस हैं, प्राइस में किसी तरीके की कोई फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं हुई है बेटा। लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, क्वांटिटी जो है प्रति इकाई कर लगने से क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपने समझा, ये डायग्राम का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डायग्राम आप इसके अंदर बनाकर आ सकते हैं। और जैसे जैसे जो मैंने आपको बताया कि पहले बिना टैक्स के ये था मार्जिनल कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बिना टैक्स के ये प्राइस थे, ये क्वांटिटी, फिर टैक्स लगा तो टैक्स लगने से मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो नया मार्जिनल कॉस्ट MCT हो गया, जो कि MR कर्व को E1 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो नया संतुलन बिंदु E1 क्रिएट हो गया, जिससे क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई, OQ1 हो गई। इस तरीके से इस डायग्राम को आप जो है एक्सप्लेन करेंगे। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होके AVCT हो गया। तो ये फर्म का है कि अगर किसी फर्म पे टैक्स लगता है पर यूनिट टैक्स तो क्या होता है, और ये 4 तरीके के ये इसके प्रभाव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा, ले लिया। अब जो है फर्म और उद्योग में क्या डिफरेंस है बेटा, कल ही मैंने आपको बोला कि उद्योग फर्मों का समूह है। अगर एक के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर तो भाई सबके साथ ही ऐसा होगा, सबकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेंगी, सबकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगी। और फिर जब सबके साथ ऐसा होगा तो फिर तो भाई क्या होगा, तो उसका उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब वो ज़रा यहाँ पे समझिए। ठीक है, आप चाहो तो पहले ये वाला डायग्राम देखेंगे, ये वाला, ये प्राइस है। अब हम उद्योग का समझ रहे हैं, किसका समझ रहे हैं अब हम, उद्योग का। तो उद्योग पे क्या होगा, देखिए सब फर्मों पे टैक्स लगेगा तो सबकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, सबके साथ सेम सिनेरियो होगा। तो उद्योग फर्मों का ही समूह है। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। और ये जो है आपका ये सप्लाई कर्व है, ठीक है जी। तो पहले क्या हुआ, पहले जो है बेटा ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिसाइड हो गए, OP0
और OQ0 और इक्विलिब्रियम जो है वो E0 पे इस्टेब्लिश हो गया। और जब सभी फर्मों के साथ यही होगा, टैक्स लगेगा, कॉस्टिंग बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो उससे क्या होगा, उससे जो है सप्लाई घट जाएगी, पूर्ति में कमी आएगी टैक्स लगने से। तो जब पूर्ति में कमी आती है तो पूर्ति वक्र किधर शिफ्ट हो जाता है, पूर्ति वक्र जो है ये इधर बाईं ओर जो है शिफ्ट हो जाता है। अगर पूर्ति में कमी आएगी, कब आएगी कमी, जब टैक्स में वृद्धि होगी। अगर सरकार अपनी टैक्सों में और वृद्धि कर दे, और ज़्यादा टैक्स लगा दे, तो टैक्सों में क्या होगा, टैक्सों में जो है वृद्धि होने से पूर्ति जो है, पूर्ति में कमी हो जाएगी और पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये डिमांड कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डिमांड कर्व को E1 बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे कि प्राइस क्या हो जाएंगे, प्राइस जो है बेटा वो बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये अगर सरकार टैक्स की रेट को बढ़ा दे तो क्या होगा, तो प्राइस P0 से P1 हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। और जब सप्लाई कम होती है तो इसको कहते हैं बाईं ओर खिसक जाएगा कर्व, बाईं ओर, लेफ्टवर्ड, ये जो है ये बाईं ओर है। और अगर सरकार टैक्स की रेट को घटा दे, कम कर दे टैक्स, तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, तो सप्लाई कर्व जो है फिर वो बेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो इधर आ जाएगा, इसको हम नाम दे सकते हैं S2, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ ऐसे। तो उससे क्या होगा, उससे जो है आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन जा रही है, तो उससे क्या होगा बेटा, अब ये डिमांड कर्व को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पे, इसको आप E3 नाम दे सकते हो, E3। तो इससे प्राइस क्या हुए, इससे प्राइस डाउन हो गए और सप्लाई बढ़ गई। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो किधर शिफ्ट होगा, दाईं ओर, प्राइस घटेंगे और क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया आपका Q2। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया है, मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया है कि उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब कर की दर बढ़ेगी, सरकार और टैक्स लगाएगी, तो पूर्ति में जो है कमी आएगी। और जब पूर्ति में कमी आएगी तो पूर्ति वक्र जो है वो बाईं ओर खिसक जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी कम हो जाएगी, ये मैंने आपको बोला। और जब सरकार कर की दर को घटा दे कि जी कम टैक्स देना है अब आपको, तो उससे पूर्ति में क्या होगा, उससे पूर्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि अब कॉस्टिंग कम आएगी, क्योंकि कम टैक्स देना है। तो पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइस कम और क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इंडस्ट्री में। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये पड़ेगा उद्योग पर प्रभाव। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने जो है बेटा डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करा, डिमांड कर्व यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है, डिमांड कर्व ऐसे ही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ये आप लिख सकते हो, कहीं भूल जाओ, ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया तो आपको लर्न करने में आसानी होगी कि जब कर की दर में वृद्धि होती है तो क्या होता है, कर की दर में कमी होती है तो क्या होता है। इसी चीज़ को हम जो है ये भी अब इस वाले डायग्राम में देखिए, ये कोई डायग्राम ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये वाला डायग्राम ज़रूरी है, और जो मैंने ऊपर वो फर्म वाला बताया था। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ये बताने का प्रयास कर रहा है कि डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, डिमांड पे। यहाँ पे जो है डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, सप्लाई ऐसे ही है। तो मान लीजिए पहले डिमांड जो है वो ये थी और सप्लाई जो है वो ये थी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, ये प्राइस थे और ये क्वांटिटी थी, OP0 पे OQ क्वांटिटी थी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो टैक्स की दरों में वृद्धि होगी या
टैक्स की दरों में कमी होगी। तो उससे क्या होगा, जो भी है अगर टैक्स लगेगा तो उससे क्या होगा, डिमांड में कमी आएगी। डिमांड में क्या होगा, डिमांड में कमी आएगी, लोग कम खरीदेंगे ना, क्योंकि टैक्स लगने से क्या होगा, टैक्स लगने से कॉस्टिंग जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उपभोक्ता कम खरीदेगा, कम डिमांड करेगा, क्योंकि गुड्स महंगे हो गए। तो जब मांग में कमी होती है तो मांग वक्र किधर शिफ्ट हो जाता है, मांग वक्र जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको कहते हैं बाईं ओर। और जब वृद्धि होती है तो इधर को शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कर लगने से तो टैक्स मांग में कमी होती है, क्योंकि गुड्स महंगे मिलते हैं। ठीक है, चाहे कर की दरों में वृद्धि हो या कर की दरों में कमी हो, डिमांड में जो है कमी आएगी ही आएगी, जिसका प्रभाव किसको उठाना पड़ेगा, उत्पादक को। तो टैक्स ज़्यादा लगे या कम लगे, टैक्स की दरों में चाहे ज़्यादा रेट से लगे कम से लगे, टैक्स तो लग ही रहा है ना, तो उससे कॉस्टिंग तो बढ़ी रही है ना, तो उससे डिमांड कम होगी ही होगी। तो ये डायग्राम जो है ये ऑप्शनल है, आप इसको बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते वो आपके ऊपर है। बोलो क्या कह रहे हो। इस डायग्राम को एक बार और समझा दो, इसी वाले को। ये वाला मैं कह रहा हूँ, ये वाला डायग्राम ऑप्शनल है। अगर आप ये डायग्राम बस ये समझाने का प्रयास कर रहा है, वैसे तो जो टैक्स लगता है उसका सप्लाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये डायग्राम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसका डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, डिमांड कम होगी क्योंकि उपभोक्ता कम खरीदेगा। तो भाई ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ पे आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अभी ये प्राइस और ये क्वांटिटी आई। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चाहे जब ये प्राइस P1 कब हुआ था बेटा, ये प्राइस ऊपर कब जाएगा, जब कर की दरों में वृद्धि होगी। टैक्स पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा जब लगेगा तो होगा, और जब कर की दरों में कमी होगी तो ये प्राइस P2 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने समझा, देखो। तो चाहे कर ज़्यादा लगे चाहे कर कम दर से लगे, टैक्स तो लगेगा ही ना। तो उससे क्या होगा, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, चाहे भाई ज़्यादा टैक्स लगे चाहे कम टैक्स लगे। उससे डिमांड में कमी आएगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि गुड टैक्स लगने से बेटा प्राइस बढ़ जाते हैं, टैक्स लगने से प्राइस बढ़ जाते हैं, जिससे वस्तु महंगी हो जाती है और उपभोक्ता कम खरीदता है। तो मांग में कमी आएगी, और मांग में जब कमी आएगी तो मांग वक्र जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा बाईं ओर। ये यहाँ पे डायग्राम में समझाने का प्रयास किया गया है, और ये ऑप्शनल है, आप इसको बनाना चाहते हो तो ठीक, नहीं बनाना चाहते तो भी ठीक। ये डायग्राम और जो मैंने फर्म वाला बताया है वो डायग्राम आप जो है बनाकर आ सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रति इकाई कर। ठीक है, तो अल्पकाल में क्या होगा, अल्पकाल में अगर सरकार कर की दर को बढ़ा दे, मतलब ज़्यादा टैक्स लगाए, जो अभी हमने समझा, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो सिंपल सी बात है कीमत बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस महंगे हो जाएंगे, और बढ़ी हुई कीमत का भार उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को झेलना पड़ेगा। उत्पादक की तुलना में उपभोक्ता को अधिक कीमत चुकानी होगी। जो टैक्स है, कह रहा है अगर सरकार और ज़्यादा रेट से टैक्स लगाए तो झेलना तो दोनों को पड़ेगा, प्रोड्यूसरों को भी और कंज्यूमरों को भी, लेकिन प्रोड्यूसर को कम, कंज्यूमर को ज़्यादा झेलना पड़ेगा। टैक्स का बर्डन किस पे ज़्यादा पड़ेगा, उपभोक्ता के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो उत्पादक है वो अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहा होगा अल्पकाल के अंदर, तो वो कैसे बियर करेगा। अल्पकाल के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता में हानि की भी सिचुएशन हो सकती है, सामान्य लाभ की भी सिचुएशन होती है, और असामान्य की भी होती है। तो अगर मान लीजिए हानि की सिचुएशन है या सामान्य लाभ की है, तो वो उससे अपनी कॉस्ट नहीं निकल ली, वो टैक्स क्या झेलेगा। तो सारा का सारा टैक्स का जितना भी बर्डन है, जो भी सरकार टैक्स लगाएगी, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि सारा का सारा भार उपभोक्ता को झेलना पड़ेगा। इस लाइन का ये मतलब है कि जितना भी टैक्स का अमाउंट होगा, उत्पादक क्या करेगा, वो सारा टैक्स का अमाउंट वस्तु की लागत में जोड़ के प्रोडक्ट को महंगा बेचेगा।
तो ये इस लाइन का मतलब है कि उपभोक्ता को झेलना पड़ेगा, मतलब सारे पैसे उपभोक्ता से ही वसूल करेगा, वो नहीं देगा अपनी तरफ से कुछ, वो तो अपनी उसकी कॉस्टिंग नहीं निकल ली। और दीर्घकाल में क्या होगा, लॉन्ग रन में जो फर्में लागतों को भी प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रही, मतलब जिनकी कॉस्टिंग तक नहीं निकल ली, टैक्स लगने के बाद कॉस्ट ही नहीं कवर हो रही, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, कॉस्ट ही नहीं निकल ली, तो वो क्या करेंगे। अबे जब कॉस्ट ही नहीं निकल ली तो काम धंधा करके क्या करेंगे, तो वो उद्योग को छोड़ के चली जाती हैं। तो भाई जब कॉस्ट ही नहीं निकल ली, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, कॉस्ट ही नहीं निकल ली आपकी, प्रॉफिट क्या खाक कमाओगे। तो ऐसी फर्में उद्योगों को छोड़ देती हैं, और जब वो फर्में उद्योगों को छोड़ेंगी तो फर्मों की संख्या कम होगी, तो जब फर्मों की संख्या कम होगी, धीरे 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 सब गायब होने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे हानि लाभों में परिवर्तित होगी। क्यों, क्योंकि उत्पादक कम होंगे। अब धीरे धीरे मान लो पहले 5 उत्पादक थे, 5 में से पहले 1 गया, फिर 2 गए, फिर 3 गए, धीरे धीरे सब जाते जा रहे हैं। तो बेचने वालों की संख्या जब कम होती है तो फिर उत्पादकों को लाभ दोबारा से होने लगते हैं। और यदि उद्योगों के आकार संकुचित होने पर भी, संकुचित होने का मतलब अब धीरे धीरे फर्में छोड़ के जा रही हैं, तो उद्योगों का आकार छोटा हो रहा है। क्यों, क्योंकि फर्मों की संख्या कम हो रही है, उद्योग फर्मों का ही तो समूह है। तो अगर फर्में छोड़ के जा रही हैं धीरे धीरे और आकार छोटा होने पर भी लागतों में कोई कमी नहीं आ रही, वही वैसी के वैसी है, तो फिर क्या होगा, फिर जो उत्पादक है वो कर का संपूर्ण भार किस पे डाल देगा, उपभोक्ता पे। वो जो टैक्स जितना भी सरकार ले रही है उसको वस्तु के उत्पादन में जोड़ के, कॉस्टिंग में जोड़ के उतना उपभोक्ता से चार्ज करेगा, प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा महंगा बेचेगा। तो ये यहाँ पे इसने समझाने का प्रयास किया है प्रति इकाई कर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रति इकाई कर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और रही बात ये दूसरे और तीसरे की, ये जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं सारा, कि क्या से क्या होगा, यहाँ से यहाँ, ये पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले डायग्राम की। अब आती है बात एक मुश्त कर और लाभ कर की। ये कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप इसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, बट पढ़ लीजिए। एक मुश्त कर क्या होता है। एक मुश्त कर एक प्रकार की स्थिर लागत है। स्थिर लागत का मतलब जो होगी होगी, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, जो फर्म और उद्योग की कुल लागत को बढ़ा देती है। इससे टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कह रहा है इससे सीमांत लागत और सीमांत लागत और सीमांत आगम, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन कुल लागत बढ़ेगी, जिससे कि औसत लागत वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा, क्योंकि ये एक स्थिर लागत है। कह रहा है ये खर्चा होना ही होना है, देना ही देना है ये टैक्स सरकार को, जिसकी वजह से फर्म का जो आगम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब तक फर्म अपनी परिवर्तनशील लागत को प्राप्त कर रही है, जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, तब तक तो वो व्यवसाय में बनी रहेगी, उत्पादन चालू रखेगी। और जब वो उसकी परिवर्तनशील लागत भी कवर नहीं होगी तो वो उत्पादन को क्या कर देगी, वो उत्पादन को बंद कर देगी। शॉर्ट रन में क्या होता है, ये बर्डन है, फिक्स कॉस्ट होना ही होना है, सरकार को देना ही देना है। तो अल्पकाल में एक मुश्त कर कीमत और उत्पादन को प्रभावित नहीं करता। शॉर्ट रन में तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग रन की बात करें, जब भाई ये जाएगा ही जाएगा, हर साल आपको देना ही पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इससे लॉन्ग रन के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, उत्पादन घटता है, जिसका संपूर्ण भार किसको झेलना पड़ता है, उपभोक्ताओं को। क्यों, क्योंकि कीमतें बढ़ गई। अब उत्पादक क्या करेगा, उत्पादक जो है, क्योंकि एक फिक्स कॉस्ट है, जानी है, तो वो अपनी जेब से थोड़ी ना भरेगा, वो क्या करेगा, इस टैक्स को वस्तु की कीमत में जोड़ के उपभोक्ता से ये टैक्स के पैसे वसूल करेगा, प्रोडक्ट को महंगा बेचेगा, कीमतों को वो बढ़ा देगा। ये इसने यहाँ पे समझाया है। और लाभ कर क्या होता है कि जब फर्मों को लाभ होता है तो लाभ पे टैक्स देना पड़ता है सरकार को, जिसको लाभ कर कहते हैं। वो टैक्स जो फर्मों को अपने लाभों पे देना पड़ता है उसको लाभ कर कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर लॉन्ग रन में जो फर्में होती हैं वो सामान्य लाभ अर्जित करती हैं, इतना ज़्यादा कोई हाई प्रॉफिट तो अर्न नहीं करती है, जिसके कारण कर का प्रभाव कीमत और मात्रा पे नहीं पड़ता, और ना ही इससे संसाधनों के आवंटन पर पड़ता, कोई ज़्यादा इफेक्ट इससे नहीं पड़ता। कि भाई
लाभ कर क्या होता है, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है कुछ पोर्शन, तो इसका इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो आपने कमाया है तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लाभ कर एक मुश्त इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रति इकाई कर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो यहाँ पे आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, आगत वाला, तकनीक वाला और टैक्स वाला। टैक्स का इफेक्ट प्रति इकाई कर मैं कह रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। तकनीक परिवर्तन इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या कैसे हमने ये समझे हैं, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों कर्व का है कि कौन सा कर्व कहाँ बनेगा, और वो जो था ये हमने पढ़ा था, पुराना प्लांट जब यूज़ कर दिए, नया प्लांट जब यूज़ कर दिए, एक बारी तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, बार बार तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, और क्या कहते हैं इनपुट वाला, ये जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, इसका इफ़ेक्ट क्या देखने के लिए मिलेगा। इन 3 में से एग्ज़ाम के अंदर एक ना एक जो है, एक ना एक आ जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी या टैक्स वाला, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले बेटा ये चैप्टर का नाम है बाजार असफलता। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये बेटा इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है, मतलब ये ऐसा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसका क्वेश्चन फिक्स नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी इधर किस्मत ख़राब हो गई तो आ जाता है, वरना नहीं आया, किस्मत के ऊपर बात है। बट आपको अगर इसमें बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, आप सबसे पहले यूनिट 4, यूनिट 7, 10, 11, ये 4 यूनिट ऐसी हैं। चौथी का नाम है ओलिगोपोली, 7th का नाम है बाजार असफलता, 10वें का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और 11वें का नाम है व्यापार की शर्तें वगैरह और संरक्षण। ये है, ये 4 यूनिट ऐसी हैं कि अगर आपने ये 4 यूनिट भी, ओलिगोपोली के अंदर सब कुछ पढ़ना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, सब कुछ। और ये चैप्टर, ये बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। कोई डायग्राम इतने ऐसे कोई कबाड़ा से डायग्राम नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे ऊपर वाले आप देखोगे, कोई ज़्यादा ऐसा कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, डायग्राम भी ऐसे ही थे, इसलिए मैंने उसको ऐसे अलग से नहीं पढ़ाया, लेकिन ये बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये वाला, ये और ये, पहले इन 4 चैप्टरों पे फोकस कीजिए। अगर आपने ये 4 भी पढ़ लिए तो ये समझ लीजिए आपका 50 से 60 नंबर का पेपर तो इन्हीं 4 यूनिट में से आना है, फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड, इसमें से आना ही आना है। तो इसको आप पहले कवर करेंगे अच्छे से, ये 4 यूनिट को, तो ये हम कल पढ़ेंगे कि ये क्या होता है।